2025 के अंदर पर्सनल ब्रांड अगर किसी को क्रिएट करना है, कौन सा चैनल ज़्यादा बेटर है? रहना हर जगह पड़ेगा। द बेस्ट रील जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। आपकी जो जनरेशन है वो एज ग्रुप रियल एस्टेट के बारे में क्या सोचती है? दे डोंट थिंक अबाउट इट। मेरा ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि रियल एस्टेट को सीखो। बड़े से बड़े लोग, उनकी सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेशन होगी वो लैंड के थ्रू ही काउंट होते हैं, रियल एस्टेट से ही होते हैं। यस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं कशिश आनंद, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, और ये आते हैं फ्रॉम द फैमिली ऑफ रियल एस्टेट। बट उन्होंने रियल एस्टेट के बजाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चूज़ किया एज अ करियर। तो गेट योर पॉपकॉर्न्स, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है। हाय कशिश, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आपको पता है आप शायद सबसे यंगेस्ट गेस्ट होगे मेरे पॉडकास्ट पे, क्योंकि अभी तक जितने भी आए हैं सब 40-50 प्लस हैं। बट आपको आज मुझे इसलिए बुलाना था क्योंकि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जो आप करते हो ना वो कोई नहीं कर सकता। तो आपकी जो स्पेशलिटी है उसके लिए मुझे आज आपको बुलाना पड़ा। तो सबसे पहले ये बताओ कि अभी आप करते क्या हो? आई नो, बट ऑडियंस के लिए बताओ कि अभी आपका क्या एक्सपर्टीज़ है और अभी आप कर क्या रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, आप बड़े हैं, हमने आपसे सीखना है। व्हाट वी आर डूइंग करंटली, सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। ठीक है। वी मेक कंटेंट, वी मेक कॉमेडी कंटेंट एंड a bit of short films on Instagram, YouTube, Snapchat. So we are everywhere on the social media. ठीक है। And बस यही कर रहे हैं थोड़ा। क्या नाम है आपके चैनल का और कितने फॉलोअर्स हैं अभी आपके? So मेरे चैनल का नाम kashishanand.9 है। ठीक है। YouTube पे भी सेम है, Instagram पे भी सेम है, Facebook पे भी, Snapchat पे भी, everywhere we are with the same name, which is kashishanand.9. And currently on Instagram we have approximately 218,000 followers. Wow. Thank you. And on YouTube we have 119,000 followers. Excellent. And Snapchat we have around 30,000 followers. Excellent. Yes. तो ये बताओ कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी और कितना टाइम लगता है 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए और कितनी मेहनत लगती है, और शुरुआत कब हुई थी? मतलब हमें बिल्कुल बचपन से बताओ। Okay. So since childhood only I wanted to be an actor. अच्छा। मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, जब करीब 12 साल का था, तब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। बहुत सारी थिएटर वर्कशॉप्स करी, मंडी हाउस के अंदर, श्री राम थिएटर मैंने करा, अक्षरा थिएटर मैंने करा। दिल्ली के अंदर? हाँ, दिल्ली के अंदर। ओके। तो बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स की वर्कशॉप्स करी, उनके साथ उनकी प्लेज में काम किया, एक्ट करा। तो वो प्रोसेस चलता रहा। तो प्रोफेशनल सीखना भी पड़ता है पहले? हाँ, एब्सोल्युटली। जो उनकी क्लासेस होती हैं, थिएटर क्लासेस होती हैं, एक्टिंग क्लासेस होती हैं, तो पहले उन्हें सीखा, काफ़ी सारी जगहों से सीखा। एंड फिर उसके बाद, कौन सा साल था ये? सो दिस वाज 2010। उस टाइम तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ ऐसा होता नहीं था। तब तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम तो शायद कंटेंट क्रिएटर कोई जॉब भी नहीं होती थी। नहीं, पता ही नहीं था ना, मतलब क्या कंटेंट क्रिएटर तो शब्द ही नहीं पता था क्या चीज़ है। तो उस टाइम मन था कि बॉम्बे जाके एक्टर बनना है? हाँ, एब्सोल्युटली। ये थॉट ही यही था, हीरो बनना है। हाँ, हीरो बनना है। ओके, ठीक है। थॉट ही यही था। तो इसीलिए एक्टिंग का जो रूट होता है, जो बेस होता है, इट इज़ थिएटर। तो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, हमेशा इसमें ही नौटंकी करने में ही अच्छा था। और घर वाले कुछ नहीं बोलते थे? तो क्योंकि पापा को भी समझ आता था, तो आई एम ऑल्सो अ सिंगर। ओह अच्छा, वाह। तो पापा को भी समझ आता था, जब इंटरेस्ट ही उसके अंदर है
तो फिर उसी में डालो। अच्छा। जिनको भी, सो ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड, वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, मतलब बीन वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि ऐसे फादर हैं। क्योंकि जनरली मतलब मेरे को एक क्वेश्चन मिलता है कि घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस चीज़ के लिए, तो बीन वेरी ब्लेस्ड कि नहीं पापा इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा। तो यस, वापस उस पर आता है कि थिएटर करते रहे हम, काफ़ी टाइम तक थिएटर करा। देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन करी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से इन मास कम्युनिकेशन, क्योंकि वो ही कनेक्टेड एक ग्रेजुएशन थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। तब तक आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया था? माइंड तो बचपन से ही पता था कि मुझे जो करना है समथिंग रिलेटेड टू दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ओनली। ओके। क्योंकि मेरे को दूसरों को खुश करने में मुझे खुशी मिलती है। ओके। कि जब मैं कुछ ऐसा करूँ सामने वाला खुश होता है तो मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो ये तो पक्का था कि करना कुछ इससे ही रिलेटेड है, चाहे प्रोड्यूसर बन जाए कि एक्ट नहीं करें, चाहे प्रोड्यूसर बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, बट समथिंग रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री, टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ओके, एक्सीलेंट। ये तो डिसाइडेड था बचपन से ही। सो आई डिड फिल्म एक्टिंग, क्योंकि अभी बचपन से हम थिएटर एक्टिंग कर रहे थे, सीख रहे थे और वही कर रहे थे। तो इसके बाद आई डिड अ कोर्स विद बैरी जॉन्स, बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल, दैट्स इन लाजपत नगर एंड ऑल्सो इन मुंबई। ओके, काफ़ी फेमस है। हाँ, काफ़ी फेमस है। शाहरुख खान वहीं से, बैरी सर शाहरुख के टीचर हैं, मनोज बाजपेयी के टीचर हैं, एंड काफ़ी बहुत सारे लोगों के टीचर हैं। एंड देन आई वेंट टू मुंबई। अच्छा। आई वेंट टू मुंबई, बट मुझे बॉम्बे का जो कॉन्सेप्ट था, जो तरीका है, एवरी डे यू आर जस्ट गोइंग फॉर ऑडिशंस एंड यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो वो मुझे समझ नहीं आया। कि मतलब मेरे को ये, मेरे लिए, मैं गलत नहीं कह रहा, ये प्रोसेस सही होगा, लेकिन मेरे को पर्सनली ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि एवरी डे आई एम जस्ट गोइंग फॉर ऑडिशन एंड मैं अपने क्राफ्ट पे कैसे काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ऑडिशन कर रहा हूँ, और अगर वो ऑडिशन कई बार आप देते भी नहीं, बाहर से ही आपको फिट नॉट फिट कर देते हैं, बिकॉज कैरेक्टर, एक लुक भी ज़रूरी होती है ना। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई थी कि मैं बस घर से पैसे लूँगा और ये चीज़ करूँगा, तो वो मेरे को समझ नहीं आया था। कितनी देर ट्राई किया आपने? सो आई वॉज देयर फॉर 3-4 months। अच्छा, दैट्स इट। हाँ, और उसके बाद वैसे भी कोविड ही आ गया था। तो एक वो भी रीज़न था वापस आने का। कि वो वाली बस एक वेव बस स्टार्ट होने ही वाली थी, हो रही थी, तो फिर आई डिसाइडेड टू कम बैक। क्योंकि बॉम्बे में तो कहते हैं ना, हर रोज़ शायद हज़ारों लोग आते हैं शाहरुख खान बनने के लिए। सबको हज़ारों लाखों लोग को रोज़ वहाँ जा आते हैं हीरो बनने के लिए, और वो सब जाके बस ऑडिशंस देते रहते हैं। हाँ, ऑडिशंस देते हैं, वहाँ थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, साथ में कुछ में भी पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। बट मुझे वो चीज़ समझ नहीं है कि अगर मैं फिर भी कुछ और कर ही रहा हूँ तो फिर मेरा इसमें फोकस कहाँ जा रहा है। ओके। एंड कोविड के अंदर अब क्या, थिएटर भी नहीं था, अब थिएटर भी नहीं हो रहा, तो फिर उस टाइम IGTV चलता था इंस्टाग्राम के ऊपर। वो क्या था? जो थोड़ी सी लंबी वीडियोस होती थी। अभी तो शॉर्ट फॉर्मेट में यू कैन ओनली अपलोड टिल 90 seconds ऑन द रील्स, बाकी आप लंबी भी कर सकते हो। पहले उसको IGTV बोलते थे। ओके। इंस्टाग्राम पे जब आपको वीडियोस डालनी थी, तो ऑन IGTV आई स्टार्टेड मेकिंग सम कंटेंट। मैंने ऐसे ही एक काफ़ी विद कशिश करके एक सीरीज स्टार्ट करी थी। तो उसके अंदर मैं ही क्वेश्चंस पूछता था और मैं ही एक अपना कोई कैरेक्टर बन जाता था। अच्छा, मतलब खुद ही आप गेस्ट और खुद ही आप होस्ट। हाँ। ओके। तो थोड़े फन वे में उसको स्टार्ट किया, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन, एंगेजमेंट आई, एंड उसके बाद बीच में कुछ ऐसी चीज़ और भी 2-3 चीज़ें हुई थी, हम आपके पास भी आए थे। बट उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बेसिक जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन फोकस से स्टार्ट किया, दैट वाज 2021। ओके। 2021 से, क्योंकि तब तक हमें भी नहीं पता था ना इसके बारे में, और ना जब खुद ही नहीं समझते थे तो बाकियों को क्या समझाएं। एंड यस, तब फिर फैमिली पूछती थी ये है क्या, ये कर क्या रहे हो, व्हाट इज़ दिस, कमाओगे कैसे, ठीक है। तो 2021 में जब खुद भी समझ आने लगा तो फिर फोकस से इसको स्टार्ट किया, एंड फिर सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर काम परस्यू किया। सो 2021 में आपको ये समझ आ गया कि एक्टर के लिए एक और ये प्लेटफॉर्म भी अब अवेलेबल है। सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो लाइक अ बिग प्लेटफॉर्म। तो वो आपको तब समझ आया वो सब? सो बेसिकली क्या एस्पेक्ट क्या है, वही चीज़ है कि आज हम बड़े एक्टर्स को अगर देखें तो वो खुद प्रोड्यूस ही कर रहे हैं मूवी, ठीक है, एंड खुद उसमें एक्ट कर रहे होते हैं, बाकी टीम ऑब्वियसली वो दे टेक हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस क्योंकि खुद कर रहे हो तो बाकी टीम वो अपनी उठा रहे हैं, डायरेक्टर ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, राइटर चूज़ कर रहे हैं। तो
एग्जैक्टली सेम ही है जो कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो रहा है, बट बस ऑब्वियसली जो बजट है वो सारी चीज़ें वो छोटी हो गई, स्केल छोटा है, सिर्फ मार्केट छोटी है, स्केल छोटा है, बट इवेंचुअली इट इज़ द सेम थिंग, मीडियम छोटा है। वो बना रहे हैं 2 घंटे की, हम बना रहे हैं 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड के बाद अगर लॉन्ग फॉर्मेट में जाए यूट्यूब 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, तो प्रोसेस इज सेम। तो यही समझ आया कि शायद शुरुआत भगवान ने इससे करवानी है, तो ये करते हैं। और ऑडियंस आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ी मिल जाती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया पे आपके पास पूरा, आई थिंक आई वुड नॉट से पैन इंडिया, आई वुड से पूरा ग्लोब है आपके पास, पूरी दुनिया में आप अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो और एवरीबॉडी कैन कंज्यूम। एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट होता है कि जो कंटेंट है वो एक मार्केट के लिए सिर्फ अवेलेबल नहीं है, इट इज़ फॉर एवरीवन। कि जब वो ऑनलाइन जा रहा है तो फिर वो यूएस में भी इंसान उसको देख रहा है, पाकिस्तान से भी हमको बड़े सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वी कंज्यूम योर कंटेंट, ठीक है, कनाडा से बहुत सारे आते हैं, तो इट्स एवरीवेयर, इट इज़ इंटरनेशनल। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब अगर मैं फिल्म से कंपेयर करूं तो एक्चुअली फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है जब तक वो OTT पे नहीं आ जाती। उससे पहले तो बड़े लिमिटेड से थिएटर्स या लिमिटेड से स्क्रीन्स पे ही अवेलेबल होती है। यस यस। बट आपने आज अगर एक कंटेंट रिलीज किया तो वो आज ही पूरी दुनिया तक जा सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे मैंने जब फर्स्ट अपना एक कंटेंट क्रिएट किया था, कभी सोचा भी नहीं था, और उसको 5 मिलियन हिट्स मिल गए थे विद इन आई वुड से 17-18 डेज। उस दिन मुझे पावर समझ आई थी सोशल मीडिया की। और ये रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ 2024 के अंदर, अभी वेरी रिसेंटली। उससे पहले मेरे को लगता था कि नहीं, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं एब्सोल्युटली। बट जब एक वीडियो आपका वायरल हो जाता है और वो 5 मिलियन हिट्स पे पहुंच जाता है और आपको अगेन लाइक यू सेड पूरी दुनिया से फ़ोन आने लग जाते हैं कि हमने आपका वीडियो देखा, हमने आपका वीडियो देखा, तब आपको पावर समझ आती है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की पावर क्या है। यस एब्सोल्युटली। सो टेल मी, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट के जो एजेंट्स होते हैं वो इस समय इंस्टाग्राम और फेसबुक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आई वुड से पूरी की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही है फॉर लीड जनरेशन। सो अगर आपको कुछ टिप्स देनी हो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो आप क्या एक टिप दोगे फॉर अ न्यू कंटेंट क्रिएटर? कैसे उसको शुरू करना चाहिए और कितनी लंबी जर्नी होती है ये? एब्सोल्युटली। सी जर्नी तो हमें भी नहीं पता कितनी लंबी है, वो तो नोबडी नोज, ठीक है। बट येस, फॉर स्टार्टर्स, इवन नॉट जस्ट फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस के हो एंड आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अवेयरनेस के लिए स्टार्ट करना है, सो इट इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू बी एवरीवेयर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, विच इज़ चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील्स हो, चाहे वो स्नैपचैट की स्पॉटलाइट हो, वो अलग अलग नेम है, बट इट इज़ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बनाना है, ठीक है, आपको वो भी बनाना होगा। देन आपको लॉन्ग फॉर्मेट भी करना होगा, ठीक है, विच इज़ यूट्यूब, चाहे वो पॉडकास्ट हो गया, चाहे वो व्लॉग्स हो गया, वट एवर यू फील लाइक, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, एंड आपकी इंडस्ट्री से ज़्यादा मैच करता हो उस फॉर्मेट, उस लॉन्ग फॉर्मेट की, वो वाला सबसे अच्छा फॉर्मेट, चाहे वो पॉडकास्ट हो गया, व्लॉगिंग हो गया, वट एवर इट इज़, ठीक है। देन शॉर्ट फॉर्म हो गया, लॉन्ग फॉर्मेट हो गया, देन उसके बाद आपके पेड एड्स भी हो गए, यस वो भी हैं। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग, क्योंकि लीड जनरेशन कब होगी ये किसी को नहीं पता, ठीक है। लीड जनरेशन तो इज़ अ वेरी बाद का स्टेज। पहले तो ऑडियंस को ये बताना होता है ना कि हम एग्जिस्ट करते हैं, आई एग्री, ठीक है। एंड अब क्या है, ये तो सब बता रहे हैं चलो एग्जिस्ट करते हैं, सबको ही कर रहा है, बट एवरीवन इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। बट अगर आपको सोशल मीडिया किसी भी तरीके से क्रैक करना है, whatever business, so you have to be on every platform and every format. मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो 3 दुकानें हैं, ओके, वो मैंने प्रोडक्ट तीनों दुकानों पे भेज दिया कि ये दुकानों पे, ताकि बिक जाए। easier way to explain. और जिसके मुझे पैसे भी नहीं लग रहे, इट इज़ फ्री टू अपलोड, इट इज़ फ्री टू अपलोड। जो आपकी कॉस्टिंग लगनी भी है वो सिर्फ उसकी मेकिंग में लगेगी, शूट में लगेगी।
सो अब अगर हम 2025 की अब बात करें तो 2025 में मार्केटिंग के पूरे फॉर्मूलाज या मार्केटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स मैं बोलूँगा कि अब चेंज हो गए हैं। अब एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन सोशल मीडिया। एब्सोल्युटली। सो व्हाट डू यू सजेस्ट के 2025 के अंदर पर्सनल ब्रांड अगर किसी को क्रिएट करना है और स्पेशली अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्रिएट करना है तो कौन सा चैनल ज़्यादा बेटर है, या वो भी सब्जेक्टिव ही रहता है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री? एब्सोल्युटली डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट अगेन सेम आंसर रहना हर जगह पड़ेगा। Okay. क्योंकि अब हमें ये समझना पड़ेगा ना कि ऑडियंस, कुछ ऑडियंस जो होएगी वो उसको पसंद होएगा ज़्यादा यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि तो पर्सनल ऑडियंस की पर्सनल चॉइस है ना। कुछ ऑडियंस होगी जिसको ज़्यादा पसंद होगा इंस्टाग्राम, ठीक है। सेम इसको और ईजियर वे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ईजियर है कि मैं गुड़गांव की मार्केट जाऊँगा ना, वो मेरी कन्वीनियंस है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, मैं क्यों जाऊँ दूर, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ पकड़नी है। इट इज़ ईजियर एंड यू लाइक दैट मोर जब मेरा काम यहीं पर हो रहा है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है कि एवरी ऑडियंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो यू हैव टू बी एवरीवेयर, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कौन सा इंसान मेरा प्रोडक्ट ले लेगा। हो सकता है वो बैठा हो अभी तक नोएडा में और मैं तक उसको पहुंचा ही नहीं था, है ना। तो हमें हर जगह पर होना है, सो यू हैव टू बी एवरीवेयर। एक चीज़ बताओ, अगर आपसे मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूं कि विच वन इज़ योर फेवरेट प्लेटफॉर्म? चॉइसेस हैं लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। इसमें से आपका फेवरेट चैनल या सोशल मीडिया कौन सा है? सो एज अ क्रिएटर मेरा फेवरेट यूट्यूब है। ओह अच्छा। यस, एज अ क्रिएटर, जबकि ज़्यादा हमको जो बेनिफिट आज तक मिला है वो डेफिनेटली इंस्टाग्राम से मिला है, बट एज अ क्रिएटर आई वुड गो फॉर यूट्यूब, बिकॉज मेरे को लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर ज़्यादा जाना है। कि एक मुझे लगता है कि 90 seconds इज़ टू लेस टू शो द क्रिएटिविटी which we want. It is a personal choice. It is more, I think, your actor saying this. Yes, आपके अंदर का एक्टर बोल रहा है कि यार मेरे को थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। yes, बट अगर हम एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, या एक somebody who is just starting the channel और बिल्कुल अभी स्टार्ट करना चाहते तो डेफिनेटली शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, चाहे वो रील्स हो गया, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है, जो 90 सेकंड 60 सेकंड कंटेंट है। अगर कोई भी इंसान स्टार्ट कर रहा है, कोई भी ब्रांड स्टार्ट कर रहा है, तो उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि उस पर वो क्या है, अभी सबसे ज़्यादा ऑडियंस अगर हम नोटिस करें, हम सबसे ज़्यादा टाइम किस पे स्क्रोलिंग, रील्स ऊपर स्क्रोल करने पे लगा रहे हैं, है ना। तो हमारा उधर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। एंड अगर हम ये पूछें कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स में से अगेन सेम 4 ऑप्शंस में से सबसे इजी टू क्रैक कौन सा है? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब? इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इजी टू क्रैक है थ्रू शॉर्ट्स। ओके। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने से, और दूसरे फॉर्मेट से नहीं। आप पोस्ट अगर कर रहे हो, स्टोरीज क्राउजल्स कर रहे हो, ठीक है, वो सब भी ज़रूरी है, बट रील्स बना के एंड यूट्यूब शॉर्ट्स बना के। हमने मेटा की वर्कशॉप करी थी, तो मेटा की वर्कशॉप में ही उन्होंने बताया था द बेस्ट रील जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ लाती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 10 seconds. इट इज़ लेस देन 10 seconds एंड 3 to 4 seconds के अंदर अगर आपने अटेंशन उनका ग्रैब नहीं करा तो दे लूज इट, तो वो 3rd या 4th सेकेंड में आगे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा। तो इसीलिए ये एक पॉइंटर भी है, क्योंकि फॉर ब्रांड्स, कि ब्रांड्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कोई भी कंटेंट शॉर्ट फॉर्मेट पे बना रहे हो तो फर्स्ट 5 seconds में अपना ब्रांड को कॉल कर दो। हमको भी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे होते हैं, जबकि उन्हें पता है कि एज अ क्रिएटर 10 सेकेंड में हम भी क्या बनाएंगे, सो दे ऑल्सो वांट कि आप पहले 5 सेकेंड में हमारा इंटीग्रेशन करके अपने आगे बढ़ा दो। बट बहुत कम टाइम है, 10 सेकंड में तो आप कुछ भी कन्वे नहीं कर सकते। 10 सेकंड में तो एक सेंटेंस भी नहीं बोला जा सकता। ये तो प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कि अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम होता जा रहा है लोगों का, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एज वेल। वो अच्छी बात भी नहीं है एक देखा जाए तो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके। एंड व्हाट इज़ योर इनपुट ऑन लिंक्डइन? आप लिंक्डइन यूज़ करते हो?
नहीं करते हो? सो लिंक्डइन वी यूज मोर फॉर यू नो बिजनेस वाली चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि एज अ क्रिएटर हमारा ऑडियंस का काम ज़्यादा होता है ना, क्योंकि हमें ऑडियंस तक ज़्यादा पहुंचना है, तो उसके लिए लिंक्डइन फिर नहीं आता। लिंक्डइन पे दे आर मोर ऑफ बिजनेस, वहाँ से हमको वो वाली लीड ज़रूर आती है। ओके, मतलब वो आपको आपके चैनल के लिए ब्रांड की लीड्स आपको वहाँ से मिलती हैं कि यस, कि अगर ब्रांड को यू नो हमें एज अ, क्योंकि वी ऑल्सो रन अ प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, तो अगर हमें अपनी मार्केटिंग एजेंसी अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए हमें भी आगे पिच करना होता है ना, कि तो हम उधर से ढूंढते हैं, वो हमें जो लिंक्डइन का जो प्रोसेस है, तो वो B2B इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस ऑन लिंक्डइन रादर देन B2C फॉर अस। बट इंस्टाग्राम पे जैसे हम देखते हैं अब बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, तो मतलब उनको फिर कैसे हेल्प मिलती है? एल्गोरिदम्स किस तरीके से उनकी काम करती हैं? अगर हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब की बोले तो एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करती हैं, और कोई टिप्स हैं आपके पास उनकी एल्गोरिदम्स के लिए? एब्सोल्युटली। सो होता क्या है कि एल्गोरिथम, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा वो और कोई नहीं, ऑडियंस ही है। अच्छा, ठीक है, ऑडियंस का बिहेवियर ही है। जो ऑडियंस अगर आपका कोई कंटेंट पसंद कर रही है तो वो प्लेटफॉर्म को पता चल गया, ओके, है ना, प्लेटफॉर्म को पता चल गया। प्लेटफॉर्म क्या चाहता है? सबसे पहले तो कई बार ना ये लोगों को लगता है कि यार हमारा तो वीडियो चल ही नहीं रही, हमारे पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, हमारे को लगता है कि इंस्टाग्राम इतना आगे बढ़ा ही नहीं रहा हमारी वीडियोस को। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो तो चाहता है ना कि अच्छे से ऐसा कंटेंट हो कि सो दैट मेरे इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा रुके रहें। ओके, वो तो यही चाहेगा ना, उनका तो उसमें बिजनेस है। उनका बिजनेस किससे चलेगा? जो क्रिएट कर रहा है उससे। ओके, तो सिंपल एस्पेक्ट फॉर एनी क्रिएटर, बेस्ट इज आपको अपने डेटा के अंदर चले जाओ। अच्छा, अपने ही डेटा के अंदर जो एनालिटिक्स मिलता है। ठीक है, आप देखो कि आपका कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा वर्क किया। ओके, लेट्स सी क्यों किया, ठीक है, उसके अंदर ऐसा क्या था कि जो वर्क करा गया। मेक सिमिलर कंटेंट, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लगता है वो सारी टिक्स हुए जो ऑडियंस को आपके समझ आए, ट्राई उसको। सो बेसिकली उससे और भी क्या होगा, आपकी सीरीज क्रिएट हो जाएंगी। ओके, तो जितना आप अपनी सीरीज बनाओगे चीज़ों की, जिसको IPs हम बोलते हैं, ठीक है, जितनी हम सीरीज बनाएंगे, जितनी हम IPs बनाएंगे, उससे क्या होगा, ऑडियंस को रिकॉल रहेगा ओके, कि हाँ ये वाला हमने इसका पहले भी देखा हुआ है। नहीं तो रील्स पर आप याद करने का, तो आपने एक दिन में अगर रील स्क्रॉल करो कितना कंटेंट याद रहता है? बहुत कम। तो जितना आप इम्पैक्ट बना सकते हो अपने कंटेंट से, ओके, ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। क्योंकि अब आपको पता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और वो इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहा है इंसान, तो मैं उतनी देर में उस पर इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करूँ? हुक्स बनाओ, ओके, ठीक है, स्टार्ट फॉर हुक्स की स्टार्टिंग में एक कोई ऐसी चीज़ बोल दी या कोई ऐसी चीज़ कर दी कि ऑडियंस एंड तक टिकी रहे, कनेक्ट हो गई ऑडियंस। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लीड जनरेशन तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की ठीक बात है। है। तो it is not a result oriented platform. You have to keep on doing it, keep on. The only way to crack any platform, any, is consistency. आपको बार बार बनाते रहना, रुकना नहीं है। मैं यही बोलने ही वाला था, और मैंने कहीं पढ़ा भी था, कंसिस्टेंट भी रहना है और आपको एक टाइम लाइन पे भी फिक्स रहना है। मतलब आई थिंक ऐसा होता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी उनको ज़्यादा फेवर करते हैं जिनके टाइम्स फिक्स होते हैं। जैसे फ्राइडे, अगर आपने बोला फ्राइडे 9 o'clock, तो एवरी फ्राइडे 9 o'clock योर कंटेंट हैज़ टू बी देयर, यू कैन नॉट इवन मिस अ सिंगल फ्राइडे। ऐसा भी मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि वो कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अगर अज्यूम कर रहे हैं कि हम हफ्ते के अंदर 3 कंटेंट डाल रहे हैं, तो डू इट MWF। क्या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप एक टाइम फिक्स कर लो, ठीक है, उससे हमारे अपने अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। एंड अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि एवरीवन इज नॉट कैमरा फ्रेंडली। बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब दूसरे फेज की बात करते हैं। आई नो यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड फैमिली, तो मैं जानना चाहता था कि आपका फादर का रियल एस्टेट का क्या एक्सपीरियंस है, कब उन्होंने शुरू किया और वो अभी क्या करते हैं? सो मेरे फादर का अलग काम है, ये मेरा काम, हमारा दोनों का काम अलग अलग है। बट येस, ही इज़ इन दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से। ही स्टार्टेड एज अ बिल्डर
अच्छा, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर करोल बाग पटेल नगर साइड, तो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया। एंड कौन से साल में? सो ही स्टार्टेड अराउंड 1980-85 के आसपास। अच्छा, तो लॉन्ग बैक। हाँ जी, तब से वो कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30-40 प्लस बिल्डिंग्स बनाई होंगी। एक्सेलेंट। एंड मोर ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ओनली। अच्छा, ठीक है, वेरी फ्यू रेजिडेंशियल, बट उनका जो एक्सपर्टीज था हमेशा से कमर्शियल प्लॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही था। हाँ, करोल बाग वैसे भी पूरा कमर्शियल एरिया ही कमर्शियल बन ही गया है, अब तो। थोड़ा बहुत पटेल नगर में उन्होंने रेजिडेंशियल भी करा हुआ है, बट ओके 90-95% कमर्शियल काम ही करा था। ओके। एंड देन इन 1990s, 92 और 95 एग्जैक्ट ईयर मेरे को नहीं पता, सो ही शिफ्टेड। जब वो बिल्डिंग्स बना रहे थे तो बनाते बनाते करोल बाग, क्योंकि होटल इंडस्ट्री चली थी, तो ही मेड अ होटल एज वेल, क्योंकि बिल्डर थे ही, तो एक होटल बना लिया था। एंड फिर उसके बाद होटल इंडस्ट्री के अंदर आ गए। अच्छा, एंड आई थिंक वो काफ़ी सक्सेसफुली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। यू गाइस हैव मोर देन 3-4 होटल्स नाउ इन करोल बाग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो आपका मन नहीं किया कि यार वो पापा का सेट बिजनेस है और रियल एस्टेट है, उस साइड जाने का मन नहीं किया? नहीं, सच बताओ तो कभी भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को बचपन से ही मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को तो कुछ ये तो नहीं करना, कुछ वो करना है जो भी करना है। सो ये तो मेरा बचपन से ही डिसाइडेड था। एंड दूसरा, मैंने ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं करी थी, अच्छा, क्योंकि व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस तो आपकी फैमिली ज़रूर चाहती है कि आप उसको ज्वाइन करो, कि वो आगे ग्रो करे, आगे बढ़े। तो मैंने ट्राई ज़रूर करा था, बट उसके अंदर होता है क्या है ना, जब आप फादर के साथ काम करते हो ना, तो फिर फादर की ज़्यादा चलती है। तो आप हमेशा इसके अंदर ही होते हो कि पापा बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे होते। एंड मतलब हमेशा से ये पापा ने ही सिखाया हुआ है कि खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। तो वहाँ पे हम खुद से कुछ करते ही नहीं थे। एंड एवरीथिंग इज ऑटो पायलट ओवर देयर, क्योंकि वो फादर का पहले से बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी भगवान जी की ब्लेसिंग है कि वो है कि अब वहाँ पे जाके हमें होता था कि हमें बस देखना है, बस कैश गिनना है जाके। कि आपको सिर्फ वहाँ की देखभाल करनी है। Okay. तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऑब्वियसली वो उसकी वजह से हम आज इधर बैठे हुए हैं। मैं पर्सनली वहाँ पर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता था, तो इसलिए मेरे को वो ज्वाइन करना था, पर कभी कर नहीं पाया। ऐसे नहीं लगा कि यार सेट बिजनेस है, और ऐसा क्यों लगा आपको कि मुझे खुद से कुछ करना है, जबकि पता है कि हार्ड जर्नी है, एक्टर बनना बहुत हार्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है, एंड कंटेंट क्रिएशन में भी जब आप घुसे होगे तो भी इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक। और इधर एक आसान लाइफ है, इधर हार्ड लाइफ है। हार्ड लाइफ की तरफ क्यों बढ़े फिर आप आगे? जितना मर्जी हो जाए, इट इज़ नॉट माई बेबी। ओके, वो मेरे फादर का बेबी, उनके बनाया हुआ है, उनके और उनके ब्रदर की बनाई हुई वो चीज़ है। तो मैंने बचपन से, यस मैं उसका पार्ट ज़रूर हूँ, बट मेरे को कभी ये नहीं फील होता कि ये मैंने बनाया हुआ है। हमेशा एक हमेशा ये चीज़ होएगी कि ये मिली है, ठीक है। मेरे को पर्सनली वो चीज़ कभी नहीं चाहिए थी। मुझे था कि मुझे जो करना है मुझे खुद से बनाना है, खुद से करूँगा, चाहे फेल हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जो करना है खुद से करना है, खुद का बनाना है। ओके। एंड बीच में मैंने देखा था आपने गुड़गांव में भी रियल एस्टेट किया था, एंड आप कुछ टाइम के लिए शायद ब्रोकर भी बने थे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आपने ट्राई किया था। वो एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा सा उस फेज़ के बारे में बताओ कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला जब आप सेल्स में घुसे, और वो भी रियल एस्टेट सेल्स में। सो बेसिकली एस्पेक्ट क्या था, क्योंकि फादर ने जब होटल्स बहुत ज़्यादा बना लिए, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। एंड ही वांटेड मी टू लर्न द रियल एस्टेट साइड एज वेल। बट वो खुद भी सिखा सकते थे आपको तो। हाँ, बट खुद की सिखाई हुई चीज़ इतनी उनको लगता है कि वो नहीं होती ना, जब तुम किसी और के अंडर जाके काम करोगे, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा वो होएगी। यहाँ पे तो तुम हमेशा यही सोचते रहोगे ना कि तुम मालिक हो, ओके, ठीक है।
तो तुम वो हमेशा से जाते किसी और के अंडर जाके आप काम करो, वहाँ काम सीखो और ग्राउंड लेवल से सीखो, ग्राउंड लेवल से सब कुछ करो। एक ये रीज़न था वो ज्वाइन करने का। दूसरा रीज़न एक और था कि क्योंकि उस टाइम कंटेंट क्रिएशन से और उससे कोई अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई थी। ओके, ठीक है, कोई अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई थी एंड होटल पे बैठना नहीं था खुद का ही करना था, वो भी एक ज़िद थी। तो फैमिली बोलती थी कि पैसे कैसे कमाएगा। ओके, ठीक है, तो मैंने ये सोचा था कि ठीक है ये वाला चीज़ करते, क्योंकि अगर इंटरेस्ट था बचपन से कोई एक चीज़ में तो ये बिल्डिंग्स में प्लॉट्स में ज़रूर था। ठीक है, ये वाली चीज़ में, क्योंकि बचपन से पापा लोग की ये वाली बातें सुनते रहते थे। ठीक मतलब है, वो तो खून में ही आ चुका था रियल एस्टेट, और वो फैंटेसाइज भी करती है क्योंकि सच बिग नंबर्स आर इन्वॉल्व, कि इतने बड़े बड़े नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो सुन के भी मज़ा आ रहा होता है, करोड़ों की बातें हो रही होती करोड़ों की बातें हो रही होती हैं। इसीलिए फिर आगे किसी और को, क्या आपको ही ज्वाइन किया था आपकी फर्म को ही ज्वाइन किया था। तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि सेल्स कभी करी नहीं थी सबसे पहले तो वो एक सीखी एंड वो बहुत बड़ी लर्निंग थी कि कैसे आप एक चीज़ को सेल करते हो, कि कितना आपको फॉलो अप करना पड़ता है, आपको कितनी रिजेक्शंस फील करनी पड़ती हैं। मतलब एवरी डे इज अ नो, आई वुड से 100 नो के बाद एक यस मिलता है। एब्सोल्युटली, कि वो नो सुनना कभी सुना ही नहीं ना, नो सुनने की तो आदत ही नहीं होती। तो वो ईगो टूटता है, मतलब सेल्स इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा जो ईगो टूटता है। तो वो बहुत सारी एक अच्छी लर्निंग थी। आप भले कुछ भी करो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, भले आप डॉक्टर हो, भले आप इंजीनियर हो, अगर आपको सेल्स करना नहीं आता ना तो आपके लिए किसी भी बिजनेस में सक्सेस बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई कैन बी 100% श्योर कि आपको सेल्स जब आपने सीखी होगी तो आपकी कंटेंट जर्नी में भी आपको बहुत हेल्प मिली होगी। एब्सोल्युटली मतलब वो 1 year वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। सो आपका मेन मोटिव ये था कि मेरे को करना तो कंटेंट क्रिएशन ही है, मेरे को जाना मतलब एक्टिंग वाली साइड पे ही है, बट साइड बाय साइड कुछ पैसे चाहिए फॉर मंथली इनकम टाइप, वो आपका पर्पस था फिर? एब्सोल्युटली, बट ये मैंने घर वालों को नहीं बताया था ना ये मुझे पता था समवेयर डाउन द लाइन, मुझे ये पता था कि मुझे इवेंचुअली वहाँ जाना है। ठीक है, चाहे मैं आज 1 साल हो सकता है वो काम मैं ना भी करूँ, हो सकता है वो नहीं होगा काम, कि अभी पैसे कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं कमाते इवेंचुअली, आई एम नॉट सेइंग कि मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट मनी से होता क्या है ना, वरना सामने वाला इंसान आपकी कोई वैल्यू ही नहीं समझता। ठीक है, आपके तो चलो आपके ड्रीम्स बहुत अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, पर अगर आप कुछ कमा ही नहीं रहे तो सामने वाला है तो बातें हैं, बातों की वैल्यू नहीं होती। आपके लिए बहुत होगी एंड दैट इज़ वेरी गुड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा वो सोचना, तुम्हारा वो गोल है क्योंकि तुम वो सोच सकते हो, बट प्रेजेंट में अगर आपको प्रेजेंट को भी तो किल करना, क्रैक करना ज़रूरी होता है। सो उस टाइम उस मोमेंट में प्रेजेंट के लिए वो चीज़ ज़रूरी थी कि अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना। एंड अगेन मेरे को होटल से नहीं करना था मेरे को फादर के थ्रू नहीं करना था। फ्यूचर कैसा लग रहा है नेक्स्ट 5 साल 10 साल? ओ अमेजिंग, कैसे लग रहे हैं? अमेजिंग सुपर्ब मैं तो कहूँगा, क्योंकि आप देखो ना कि आज आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी होकर आप ये चीज़ कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप कंटेंट बना रहे हो, बिकॉज द मार्केट, अब जो बाजार है, अब बाजार एक जगह पर सीमित नहीं है, बाजार आपके फ़ोन पर है। ठीक है, जब बाजार ही वहाँ पर है, जब पूरी दुनिया ही वहाँ पर है, तो आप ऑटोमेटिकली सोचो ना उसका फ्यूचर कितना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी आपके चैनल का आपका नेक्स्ट 5 year प्लान क्या है? अभी और या फ्यूचर में कुछ एक्सपेंशन का भी है, कुछ लॉन्ग फॉर्मेट में भी जाना है आपको, मतलब आई मीन 1 घंटा वाले फॉर्मेट में भी जाना है? मेरे पास 5 year प्लान का तो कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, मेरे को समझ नहीं आती वो चीज़। ठीक है, बट ये क्योंकि मेरे को नहीं पता ना, हो सकता है वो प्लान भगवान मेरा 1 साल में करवा दे, तो वाई शुड आई थिंक कि वो मैं 5 साल में करूँगा। ठीक है, तो दैट आई डोंट बिलीव इन 5 or 10 year, मैं टाइम नहीं देता उस चीज़ को। ठीक है, यस जो हमारे गोल्स हैं वो चीज़ ज़रूरी है कि हमको धीरे धीरे, आज अगर हम ऐसे
कंटेंट बना रहे हैं तो हमें धीरे धीरे स्क्रीन साइज को बड़ा करते रहना है। अच्छा, ठीक है, आज अगर हम सीधा कंटेंट बना रहे हैं तो अब हमें यूट्यूब के ऊपर कंटेंट लॉन्ग फॉर्मेट बनाना है, फिर उसके ऊपर हमें टीवी पर जाना है, अच्छा, फिर उसके बाद हमें फीचर फिल्म के अंदर जाना है। तो धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे भगवान करवाते रहेंगे तो अपना बस पर्दा बड़ा करना है। ठीक है। एक चीज़ मेरे को बताओ, आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, या जिन लोगों से आप मिलते हो, या जो आपके नेटवर्क के लोग हैं, वो एज ग्रुप रियल एस्टेट के बारे में क्या सोचती है? जैसे मैं आजकल जितना भी कंटेंट देखता हूँ यूट्यूब पे, हर कोई रियल एस्टेट की बुराई कर रहा होता है, एंड यंग जनरेशन को ये सिखाया जा रहा होता है कि स्टॉक मार्केट की तरफ जाओ, स्टॉक मार्केट की तरफ जाओ। आपकी जनरेशन क्या सोचती है रियल एस्टेट के बारे में? क्या कोई स्टिग्मास हैं, या क्या कोई ऐसी एप्रीहेंशंस हैं उनको रियल एस्टेट के लिए, या नहीं है? आई थिंक कि थोड़ी सी जो ये वाली इंडस्ट्री है, जो न्यूअर जनरेशन है, वो उतना एक्सप्लोर नहीं कर रही। ओके, ठीक है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली ये सोच लेते हैं कि क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा है, अच्छा, ठीक है, बिकॉज करोड़ों की बातें हैं। हाँ, तो वो उसको एक्सप्लोर नहीं उतना कर रही होती। ओके, ठीक है, दिस जनरेशन। एंड क्योंकि उस जनरेशन की जो अभी जिसके अंदर वो इनकम में जनरली खेल रहे होते हैं, वो इट इज़ मोर फीजिबल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट दे डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि उनके पास अभी अमाउंट छोटे होते हैं। यस, एंड आई थिंक अब ना सेविंग की तरफ ध्यान बहुत कम है, अब खर्चे के ऊपर ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। तो आई थिंक उनके पास सेविंग के लिए बचता भी नहीं होगा, तो वो शायद रियल एस्टेट के बारे में भी नहीं सोच रहे होते। एंड थोड़ी सी वही थोड़ा सा इस इंडस्ट्री की ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ना लैक ऑफ नॉलेज भी है, एंड थोड़ी सी गलत परसेप्शन है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। यस, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब तक ठीक नहीं होगा तो आई थिंक उन तक भी वो वाली नॉलेज नहीं जा पाई। तो इट इज़ अ 2-way थिंग, दोनों तरफ से ठीक होना पड़ेगा, कि ताकि उन तक भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जाए कि इसके बारे में सोचो। ठीक है, इसके क्योंकि इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको रियल एस्टेट दे सकता है, अगेन वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बड़े से बड़े लोग, चाहे वो जितने भी बड़े उनके बिजनेस हो, उनकी सबसे ज़्यादा जो अगर इनकम जनरेशन होगी या नेटवर्थ जो बनती है, जो आपके एसेट्स वो काउंट होते हैं, वो लैंड के थ्रू ही काउंट होते हैं, रियल एस्टेट से ही होते हैं। यस, ऑब्वियसली कंपनी के टर्नओवर से होंगे, बट उसके अंदर जो आपके एसेट्स होते हैं, जो आपकी लैंड वैल्यू होगी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नहीं, मैं अगर आपको अपने इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊं तो वो ये कहते हैं हमेशा कि गौरव, हमने बिजनेस तो ग्रो किया अपना, बट सही टाइम पे अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के जो हमने रियल एस्टेट में डाला, कभी फ्लैट खरीद लिया, कभी कोई प्लॉट खरीद लिया, कभी कोई वेयर हाउस खरीद लिया, कभी कोई नया ऑफिस खरीद लिया, वो पैसे ने जो ग्रोथ दी हमें, क्योंकि एक तो वो पैसिव हो जाती है, आपको उसके लिए काम नहीं करना, आपने इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस के अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम उस पर नहीं देना, तो वो जो आपको एक मल्टीफोल्ड ग्रोथ रियल एस्टेट दे सकता है, वो शायद बिजनेस भी एक टाइम पे आके उतनी ग्रोथ नहीं दे सकता। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट माय इन्वेस्टर्स टेल मी एवरी डे। मेरा ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि रियल एस्टेट को सीखो, रियल एस्टेट में टाइम लगाओ, आप अपनी रिसर्च करो उसके बारे में। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी जाओगे, वहां पर भी पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको आपकी रिसर्च करनी पड़ेगी। वैसे ही रियल एस्टेट को भी सिर्फ आंखें बंद करके निगलेक्ट मत करो। यहाँ पर भी अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स भी अब सारे रियल एस्टेट के अंदर आ रहे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो ना हमारे पापा दादा के काम है, रियल एस्टेट तो वो सोचेंगे। आई थिंक आज की जनरेशन जितना जल्दी रियल एस्टेट में एंटर करे उतना अच्छा है। एब्सोल्युटली, व्हेन वी गो टू दुबई में अभी लास्ट में गया था, तो वहाँ पर ना क्रिप्टो मिलियनेयर्स हुए बहुत सारे यंग लोग इन देयर मिड 20s एंड लेट 20s, जिन्होंने क्रिप्टो से पैसा बनाया, वो अब सब जाके रियल एस्टेट ले रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप
ये सोचो कि जब पापा दादा के टाइम के होंगे तब हम जाके रियल एस्टेट लेंगे. यू कैन स्टार्ट अर्ली ऑल्सो. नहीं, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि गेम बड़ी है थोड़ी, क्योंकि मनी इन्वॉल्वमेंट जनरल दूसरी चीज़ों से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एटलीस्ट पीपल कैन स्टार्ट, दिस जनरेशन कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट. ठीक है, जब आप उसको रिसर्च करोगे, जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे, आपको भी पता, आपके विजुअलाइजेशन स्टार्ट होएगी ना. हमें पता होगा कि आज से व्हाटएवर कुछ टाइम बाद जब मेरे पास इतना अमाउंट होगा, मुझे पता है कि ये चीज़ ज़रूर करनी है. अब अगर आज आपको वो पता ही नहीं है तो आप वो विजुअलाइज भी नहीं कर पाओगे ना. तो नोइंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड सबसे दूसरी एक और चीज़, ठीक है, आप नहीं अगर कर सकते तो एटलीस्ट यू कैन टेल योर फैमिली, यू कैन टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट, इन्फ्लुएंस देम. क्योंकि अगर हम आज, आपके पास ज़्यादा रिसर्च के चीज़ें हैं जो आपके फादर एंड आपके ऊपर एंसेस्टर्स के पास होंगी. आप वो दुबई की प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीद सकते, तब नहीं खरीद सकते थे. आज तो आप दिल्ली में रहकर भी कहीं की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो 100%. तो एटलीस्ट यू कैन डू द रिसर्च फॉर देम. बेनिफिट तो आपको मिलेगा, आपको ही. तो आपकी जो जनरेशन है, हाँ जी, उनको लिए फेवरेट एसेट कौन सा है? मतलब क्या वो इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन से एसेट क्लास में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि आई सी गोल्ड में तो वो इन्वेस्ट करते नहीं हैं, रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते नहीं हैं. जितने भी ट्रेडिशनल वेज हैं उसकी तरफ अभी यंग जनरेशन शायद सोचती भी नहीं है. तो कोई ऐसा फेवरेट एसेट क्लास आपका खुद का या आपके नेटवर्क के लोगों का? सो आई थिंक जनरल टेंडेंसी है स्टॉक मार्केट. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, ये वाली टेंडेंसी ज़्यादा है इस एज ग्रुप की. आई वुड, एंड ये एज ग्रुप इज 20 to 30 35 आई एम सेइंग, ये वाला एज ग्रुप है. स्टॉक मार्केट इज मोर. माई पर्सनल इज गोल्ड. अच्छा, माई पर्सनल इज गोल्ड. ओके, ठीक है, कि आपको ये लगे जाके गोल्ड कॉइन खरीदा. रियली? ठीक है, एब्सोल्युटली. ओके, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी खराब, वो आपको नुकसान नहीं देगी कभी भी. ठीक है, वो आपका नुकसान कभी नहीं करवाएगी. ठीक है, एंड आप पुराने डेटास को देख लो, विद इन 1 year 2 year 3 year, आप गोल्ड के प्राइसेस देख लो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. सो फॉर माई पर्सनल चॉइस इट इज़ गोल्ड. आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक. ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मुझे कभी समझ नहीं आया एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उसको रिसर्च करूं, उसको लर्न करूं एंड उसके अंदर फिर इन्वेस्ट करूं. ओके, एंड व्हाट अबाउट क्रिप्टो? क्रिप्टो तो इज टू ऑफ अ गैम्बलिंग थिंग आई फील. अच्छा, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग वाली फीलिंग आती है उससे, तो मुझे वो पर्सनली समझ नहीं आता. बट अभी क्या है ना, दिल्ली एनसीआर में आप किसी भी पार्टी में जाओ, हाँ, सब क्रिप्टो दोबारा हॉट हुआ है. तो एक ही टॉपिक होता है, किसी से भी आप मिलो, एक ही टॉपिक होता है कि क्रिप्टो $1 लाख हो गया, $1 लाख हो गया. आपको नहीं होता ऐसा? कोई फोमो नहीं होता? नहीं, मेरे को नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ बातों का ट्रेंड है. आई फील दिस, आई फील. आप देखो स्टॉक मार्केट को भी आए हुए तो बहुत टाइम हो चुका है. ठीक है, ऐसा तो 50 साल से ऊपर हो गए. बट तब भी जो हमारे फादर्स और ग्रैंडफादर्स हैं वो उस चीज़ को उतना सपोर्ट क्यों नहीं करते एंड स्टिल आज भी लैंड और गोल्ड को क्यों कर रहे हैं? ओके, तो थोड़ा सा उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और समझ ज़्यादा होगी, तभी वो चीज़ वो ऐसा कर रहे होंगे ना. ठीक है, एक चीज़ और बताओ, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो रियल एस्टेट में वुड यू इन्वेस्ट इन अ रेजिडेंशियल और अ कमर्शियल? डिपेंड्स ऑन द रेंटल इनकम. मेरा अगर थॉट ये होगा कि अगर मैं उसको ऐसी प्रॉपर्टी अगर ले रहा हूँ कि मुझे अभी स्टे रखनी है उसको, कि मुझे पता है कि अगेन रिसर्च थोड़ी इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, कि अगर मेरे को पता है कि इस जगह के रेट अभी बढ़ने हैं, ये एक थोड़ी डेवलपिंग जगह पर आती है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो उस एस्पेक्ट से लिया जाएगा. ठीक है, कि एक होराइजन रख के कि ये आज खरीद के रख लिया कि ये बढ़ना है. ठीक है, अगर मैं दूसरा रेंटल पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर वहाँ पे ज़रूरी नहीं उस जगह फिर रेंटल ज़्यादा मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी डेवलप उतना हुआ नहीं है. अगर मेरा उस समय का पर्सपेक्टिव है कि मेरे को रेंटल इनकम ज़्यादा बनानी है, तो फिर मैं वो वाला प्रोजेक्ट उठाऊंगा कि जिसके अंदर मेरे को रेंटल से ज़्यादा बेनिफिट आ रहा हूँ. बट एक बेसिक अगर एक टेंडेंसी अगर मैं कहूँ तो आई बिलीव मोर इन रेंटल इनकम्स, कि रेंटल ज़्यादा से ज़्यादा रेंटल बनाओ. ठीक है, वो एक आपकी बड़ा ना आपको सिक्योर फीलिंग कराती है. ठीक है, कि आज
से कुछ समय पहले जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक बार कुछ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एक कुछ आ गया, ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो ऊपर नीचे आपका रहेगा, एटलीस्ट रेंटल इनकम इज देयर, वो आपको एक आपका एस्पेक्ट तो घर तो चला देती है उस समय पे, सिक्योरिटी हमेशा आपके पास रहती है, सिक्योर रहता है। सो उसके लिए यू विल गो टू योर फादर फॉर एडवाइस के पापा मेरे को अब रियल एस्टेट लेना है, एडवाइस करो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उसके लिए तो फिर पापा के पास ही, उससे अच्छा तो और कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू कशिश, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, बहुत सीखने को मिला, बहुत एंटरटेनिंग था, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड वी शुड डू दिस अगेन समटाइम। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया।